सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, नवीन सागर जी पर केंद्रित इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस एकाग्र की 9वीं कड़ी में हैं और आज हमारे साथ राम कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, राम कुमार तिवारी जी का नवीन सागर जी के साथ एक सुदीर्घ साहचर्य रहा है और इनके पास नवीन जी को लेकर कई सारी बातें कहने के लिए हैं। हम एक एक कर उन विषयों पर आएंगे और उन पलों को आज यहाँ याद करेंगे। नवीन सागर जी से राम कुमार तिवारी जी का इतना जुड़ाव रहा कि उन्होंने अपना कविता संग्रह कोई मेरी फोटो ले रहा है नवीन सागर जी को समर्पित किया। कथादेश का जो नवीन सागर विशिष्टांक आया था, वह विशिष्टांक भी राम कुमार तिवारी जी के ही संपादन में संपन्न हुआ और हम लोग उस एक महत्वपूर्ण विशिष्टांक के माध्यम से भी नवीन सागर जी के कुछ और पहलुओं से अवगत हो सके। तमाम रचनाकारों ने उन पर लिखा और इसमें भी बतौर संपादक राम कुमार तिवारी जी ने काफी मेहनत की। साथियों, नवीन सागर आप जानते हैं कि अपनी कहानियों में और कविताओं में कई अनूठे प्रयोग के लिए और कुछ खास तरह की भावाभिव्यक्तियों के लिए जाने जाते हैं। आज हम राम कुमार जी से उनके कहानीकार और कवि पक्ष पर बातचीत करेंगे। नवीन सागर जी की एक कविता है, कभी आधा कभी पूरा। उसका अंतिम अंश मैं यहां पर रख रहा हूं। सूरज नहीं, चांद तारे, संगीत चित्र भी नहीं, कविता से भी सुंदर लगता है मनुष्य। पर मैं क्या करूं कि जिस जख्म को धो रहा हूं, उसे कुचलने में जिसे नहीं कोई हिचक, वह कैसे समझेगा मेरी भाषा। कैसे मैं इनकार कर सकूंगा उस पाप से जो संसार के किसी कोने में कोई कर रहा है। एक कवि की किस तरह की वैश्विक चेतना है, इसे हम यहाँ समझ सकते हैं। उसके सरोकार की दुनिया कितनी विस्तृत है, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। तो आइए मित्रों, हम राम कुमार तिवारी जी के पास चलते हैं और पहले कुछ स्मृतियों को ही साझा करते हैं कि उनकी नवीन सागर जी के साथ जो मुलाकात रही वह किस तरह की रही, दोनों कहाँ मिले। एक चीज और बतला दूं कि आज के इस कार्यक्रम का जो हमने कार्ड बनाया, जिसमें वक्तव्य का जो शीर्षक रखा गया, वह नवीन सागर जी की इसी कविता की एक पंक्ति, कभी आधा कभी पूरा शीर्षक कविता की जो एक पंक्ति है, कविता से भी सुंदर लगता है मनुष्य, से हमने लिया। राम कुमार तिवारी जी, एक बार पुनः स्वागत करते हुए
मैं आपको उस प्रारंभिक दौर में ले जाना चाहता हूं जहां आप और नवीन सागर जी पहली बार मिल रहे हैं। उस दौर को याद करें और उसके बाद हम लोग कुछ और बातचीत करेंगे। राम कुमार तिवारी। नमस्कार। जनसुलभ से जुड़े सभी जनों को मेरा नमस्कार। मैं आभारी हूँ जनसुलभ मंच का कि वह नवीन जी जैसे विलक्षण कवि कथाकार पर कार्यक्रम कर रहा है और उसमें मुझे कुछ कहने के लिए अवसर दिया है। मेरे लिए नवीन जी पर कुछ भी बोलना लिख बहुत ही मुश्किल है। वैसे भी मैं एक झिझक के साथ ही रहता हूँ, बोलना मेरे लिए थोड़ा कठिन ही होता है। लेकिन नवीन जी के विषय में तो बोलना और भी। फिर खैर, जैसा राजुला जी ने कहा अपने इससे पहले वाले कार्यक्रम में कि मैं ना हाँ कह सकती थी न ना, क्योंकि वो दूरी बन ही नहीं पाई जहां से कहा जा सकता है। जब से समता सागर का फोन आया, नवीन जी की बेटी जिसे हम लाड़ प्यार से गुड़िया कहते हैं, कि चाचा आपको पापा के इस आयोजन में कुछ बोलना है, तो मैंने हाँ तो कह दी, लेकिन तभी से दुविधा में हूँ, है ना। कुछ लिखने की सोची तो कुछ लिखाया नहीं गया, उन्हीं का कुछ पढ़ने का मन किया तो वो भी नहीं हुआ। अंत में सिवा यादों के एक ऐसे सिलसिले एक के बाद एक चले आ रहे हैं, उसी में डूब उतरा रहा हूँ। जहाँ तक मेरी पहली मुलाकात से लेके उनसे आखिरी मुलाकात तक का जो दौर है, उसमें इतने बिंब, इतनी छवियां, इतने प्रसंग एक के बाद एक कौंध रहे हैं। अंतिम भेंट की जो सबसे आखिरी में जो, या उल्टा चले हम तो, वो आखिरी भेंट मेरी 11 अप्रैल 2000 को हुई थी। मैं और मेरा कजिन गोलू छोटी बहन की शादी के सिलसिले में इंदौर जा रहे थे। इंदौर जाते समय भोपाल से बिना नवीन जी से मिले जाना संभव कैसे होता, तो मैं घर पहुंचा सीधा। वहाँ भाभी जी ने बताया, छाया भाभी जी ने, कि भैया की तबीयत खराब हो गई थी और वो अस्पताल में भर्ती हैं, अब ठीक हैं। मैं और गोलू सीधे हमीदिया अस्पताल पहुंचे। वे अपने वार्ड में पलंग पर चुपचाप निमग्न लेटे थे। कुछ देर उनको देखने के बाद मैंने आवाज दी, भैया। उन्होंने आंखें खोली, हम दोनों को देखा, चेहरे पर मुस्कान लाए। कब, वो बोले कब आए। मैं कुछ कहना चाहता था, कह नहीं पा रहा था, शायद वो समझ रहे थे। उन्होंने कहा ठीक हूँ, और फिर वार्ड के पलंग से दिख रहे शून्य गलियारे में, जिसमें एक धूप की सहतीर बीच में गिरी थी, उसी को देखते रहे। फिर हमारी ओर देखते हुए बोले, राम कुमार, ईश्वर अगर मुझे 10 वर्ष का समय दे दे तो मैं 8-10 लंबी लंबी कहानियां लिखना चाहता हूँ। अब मैं भोपाल में नहीं, चिरगांव में रहूंगा और वहीं कहानियां लिखूंगा। कहते हुए चुप हो गए। जब 3 दिन बाद 14 अप्रैल को वो नहीं रहे, तो उनकी खबर सुनकर अखबार में पढ़कर गोलू ने मुझे एक चिट्ठी लिखी, भाई साहब, मैं हैरान हूं कि कोई एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए जीना चाहता है कि वो 8-10 कहानियां लिखना चाह रहा है। यह गोलू बहुत दुनियावी आदमी है, लड़का है, उसके लिए ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। और फिर उसने कहा, ईश्वर कितना बेरहम है, उसने वे वर्ष भी कहानी लिखने के लिए नहीं दिए। हो सकता है उस दिन गोलू के साथ शब्द और साहित्य का, जीवन का कोई मर्म खुला हो। आज
नवीन सागर जी को गए 2 दशक से ज्यादा हो गए। अगर वे होते तो हम उनका 75वां जन्मदिन मनाने के लिए उनकी कोई अच्छी कहानी, कोई कविताएं का चयन कर रहे होते का उस दिन क्या बांचेंगे अपने अपने एकांत में। ना जाने कितनी कहानियां, कितनी कविताएं, कितने चित्र, और साथ में एक भरे पूरे मनुष्य का साथ, वो पर्यावरण जिसमें मनुष्यता पलती है, परिष्कृत होती है, हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन फिर भी जो था वो किसी सौभाग्य से कम नहीं। मुझे याद है लगभग 1 दशक का साथ रहा हमारा। 1991 में मैं अपने विभागीय यूनियन की लड़ाई में के सिलसिले में भोपाल आया हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक थे। मेरे मित्र का भांजा प्रदीप पांडे, जो आकाशवाणी में इंजीनियर थे, बहुत ही सुंदर और प्यारा लड़का था वो। मैं उसी के यहाँ रुका। दुर्भाग्य से भोपाल में जो हमने त्रासदियां झेली हैं उसमें प्रदीप भी नहीं रहे। पहली त्रासदी मेरे जीवन की वही थी। वो जवाहर चौक में रहता था, मैं उसी के एक ईडब्ल्यूएस कमरे में आ गया था, और उस समय मुझे कविताएं लिखना मैंने शुरू कर दी थी, और एक बागले की दुनिया जैसा मेरी दुनिया थी। तो प्रदीप बड़ा प्रभावित हुआ, और वो अपने मित्रों से कहता था, मामू हमारे कविताएं लिखते हैं। तो एक सज्जन, उसके जो मित्र थे, उन्होंने कहा एक बड़े कवि पास में रहते हैं, उनको अभी अभी पुरस्कार मिला, चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। इसी दरमियान मेरा एक पहला संग्रह जाने से पहले मैं जाऊंगा छप चुका था, जो मैंने स्वयं छपवाया था, और उसको पहल के कविता विशेषांक में दिए जितने पते थे कवियों के, अग्रज कवियों के, उन सब के पते पर उसे भेज चुका था। जब मैं अंबिकापुर में पहली पोस्टिंग में पहुंचा था, तो हम उसी मोहल्ले में नवल शुक्ल जी भी रहते थे। उनसे हल्की मुलाकात हुई थी। इसके बाद मेरा ट्रांसफर रामानुजगंज हो गया, और जब मैंने कुछ और वर्षों के बाद लिखना शुरू किया, रविवारी जो अखबारों के पृष्ठ थे उनको देखते पढ़ते हुए, तो एक दिन एक पड़ोसी मिला, तो मैंने कहा यार हम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा आजकल कविताएं लिख रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि अपने नवल शुक्ल जी बहुत भोपाल में प्रतिष्ठित कवि हैं, और उन्होंने उनके पास लोक कला का बहुत भंडार है। मैं उनके घर गया था, तो मैंने नवल जी को भी मालवीय नगर वाले पते पर संग्रह भेजा था। जब मैं भोपाल पहुंचा तो अपनी यूनियन की जो भी पत, मिलना मिलाना था उससे निपट के मैं मालवीय नगर में नवल जी का पता खोज रहा था। नवल जी वहां से दूसरी जगह दूसरे मकान में चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। तो परेशान हो गया, लगभग पूरा मालवीय नगर छान मारा, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि नवल शुक्ल जी कहाँ हैं। फिर जब हम पास में ही रह रहे राजेश जी के यहाँ वो भांजे का मित्र ले गया, तो वहाँ नीरू भाभी जी ने नवल जी का पता दिया, और जब मैं सुबह उस पते पर पहुंचा तो वहाँ संतोष चौबे जी की कहानी सूर्यास्त पढ़ी जा रही थी, और भोपाल के सारे अग्रज साहित्यकार वहाँ बैठे हुए थे। मैं सकचाते मैं प्रवेश किया नवल जी के यहाँ, और वो मेरे जीवन का पहला अनुभव था कि मैं एक साहित्यकारों की दुनिया में उस कमरे में प्रवेश किया। तो कहानी पाठ के बाद नवल जी ने परिचय करवाया, तो नवीन सागर जी बोले, अब जात में शामिल हो गए हो, कुजात से क्यों बैठे हो, पास आओ। तो उनके उस पहले ही संबोधन में कुछ ऐसा आत्मीय, एक ऐसा गुरुत्व मानवीय था कि मैं जो खिंचा, तो फिर खिंचता ही चला गया। और ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है
कि मैं 10 वर्ष मुझे उनका सानिध्य मिला। उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। मेरे पास कुछ पुस्तकें नहीं थी, साहित्य की, न कविता की, न कहानी की। तो वो बुक्स वर्ल्ड जो न्यू मार्केट का है, जैन साहब का, उस समय वो बहुत बेतरतीब हुआ करता था। वे उसमें घुस जाते थे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए, और धूल से लथपथ जब निकलते थे तो 8-10 पुस्तकें मेरे लिए निकाल के लाते थे और कहते थे वो इनको पढ़ो। और बोले अच्छा कवि होने के लिए, अच्छा साहित्यकार होने के लिए उस एक अच्छा पाठक होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से मेरी उनसे भेंट हुई, और इस तरह से मेरी यह दूसरी जीवन यात्रा, जिसको साहित्य की दुनिया की, उनके ही उंगली पकड़ के मैंने शुरू की। जी, यह हाँ सिर्फ कुमार साहब। साहित्य की। जी जी। हाँ बोले जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, यह मेरे जीवन का ये जो पड़ाव है ना, वो एक पाठशाला की तरह ही रहा। उसमें मैंने जीवन का पाठ और कविताओं की तमीज सीखी। जैसे बाद में मुझे शमशेर जी अग्रणी जी का एक कथन कि शमशेर जी कवियों के कवि हैं, तो मैं शमशेर जी का संग्रह ले आया। लेकिन मैं उसमें प्रवेश करने की मेरी पात्रता नहीं थी। लेकिन एक दिन नवीन सागर जी ने घर की छत के ऊपर जो शमशेर जी की कविताएं सुनाई, उस दिन ये कविताएं मेरे लिए खुली और मेरा प्रवेश हुआ। वे कभी अपनी कविताएं नहीं सुनाते थे, अपनी कहानी नहीं सुनाते थे। जब भी उनसे कहो तो वो कभी मुक्तिबोध की कविताएं सुनाते थे, और कितना सुंदर पाठ वो करते थे कि कविता जो अपने आप खुलती चली जाती थी। आप अपने को रोक ही नहीं सकते। आप किसी ही मनास्थिति के, किसी भी संवेदना के व्यक्ति हों, उनके पाठ में एक जादू होता था, और वो कुपात्र को भी पात्रता देते थे कविता में प्रवेश की। तो एक लंबा सिलसिला चला। फिर उनके फोन आते थे कि जब भी आओ भोपाल तो 10 कविताएं कम से कम लेके आना, और मैं इस कि उनसे मिलने जाना है, इस बात से मैं कविताएं भी लिखता था। वो बहुत ही अनगढ़ सी रहती थी, लेकिन मैं लिखता जरूर था, वो लिखवा लेते थे। इस तरह से धीरे धीरे वो प्रगाढ़ता एक गहरे संबंध में, एक वो जितने बड़े वो रचनाकार थे, उससे बड़े मनुष्य थे। ये मुझे पहली भेंट से लेके आज भी मैंने इतना भरा पूरा मनुष्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जिसको समझना, जिसके आत्म को जानना, उनके मर्म को जानना इतना आसान नहीं था। ऊपरी सतह पर जो हम देख पाते हैं, जब हम उतना ही देखते हैं तो हमको किसी भी की आलोचना या उसका रेखा चित्र किसी भी तरह का बनाने में बहुत आसानी होती है। लेकिन जब हम उसके मर्म को, उसके आत्म को जानने लगते हैं, तो धीरे धीरे मुझे वो गहराई हमको पता चलती है जो नवीन सागर की थी। कितने कितना जाना, कितना उनके साथ जीवन का वो रहा कि कितने तरह के उनके चरित्र देखे, कितने तरह के उनकी मानवीय मुद्राएं देखी, कितने तरह के उनके लीलाएं देखी। लेकिन जब भी परीक्षा का समय आया तो वे चाहे कितने ही अकेले क्यों ना हो, वहीं पर खड़े मिले, अपनी रचनाओं में भी और अपने जीवन में भी। एक उनमें एक ऐसा अनन्यता का भाव था, ऐसा अद्वैत था कि वो हर किसी के लिए, मतलब उनका कुटुंब कह लीजिए इतना उदात्त तो आत्मी था कि जो भी आता था उस कुटुंब का हिस्सा ही बनता चला जाता था। एक दिन की घटना, मतलब इतने सेट्स हैं उनके, इतनी कहानियां हैं, इतने अनुभव हैं। एक दिन वो न्यू मार्केट में एक पान दुकान के पास गए। उन्होंने एक भांग की गोली खाई और एक पुड़िया ली, और हम बोले चलो बैठो स्कूटर में।
और फिर वो भदभदा की ओर चल दिए। वहां भदभदा में एक छोटी सी मड़िया में से उनने आवाज दी तो एक बाबा जी निकले। अरे नवीन जी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। मैं आश्चर्यचकित, इनका दायरा क्या है ये। फिर साहब उन्होंने अपना चोला जो है बाबा का उतार के रखा और एक ऐसे सहज दुनियावी इंसान की तरह अपने घर माता पिता की बात करने रहे। उन्होंने गांजे को चिलम में भरा, दो दो फूंक दोनों लोगों ने लगाई। और वो मैं देखता रह गया कि ये इस चोले में ये कैसा मनुष्य है, मतलब कितना जिसको सिर्फ वो नवीन सागर के सामने ही खुल सकता है, उनके सामने ही निरावित हो सकता है। वो सारे सारी दुख सारी अपनी जो भी उनके साथ घटा, जो भी उन पर बीती, उन्होंने सब एक एक सहज मनुष्य की तरह उन्होंने सुनाई। तो ऐसा उनका संसार था कि चाहे वो बाबा हो चाहे वो ले, वो किसी से भी घंटों बतिया सकते थे। चाहे मजदूर से भी वो उसी भाव में जीवन भर बात कर सकते थे, और बड़े से बड़े मर्मज्ञ विद्वान से साहित्यकार से भी उनके उस तरह जीवन भर वार्तालाप हो सकता था। ये रेंज, ये जो मनुष्य होने की जो रेंज है, जो व्यापना है, जो एक अनन्यता है, ये दुर्लभ है। कई बार वो इतने इतने मानवीय हो जाते थे कि अविश्वसनीय से लगने लगते थे। उनके ऊपर गहरा गांधी जी का प्रभाव था। अगर बहुत तटस्थ होकर देखें तो उनका जीवन भी मुझे एक एक सत्य के प्रयोग की तरह ही प्रयोग करते हुए अनुभव हो रहा है। वो चाहते तो एक बहुत सुरक्षित मध्यवर्गीय जीवन जी सकते थे, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति, और एक अच्छे जो अच्छे कहे जाते हैं वो वैसे नागरिक भी दायित्व से भरे हुए हो सकते थे। लेकिन उन्होंने तो हर समय अपने को दांव पे लगाया। कि मैं सोचता हूँ कि उन्होंने मुक्ति बोध जी की कविताओं का जो शुरुआत में पाठ किया करते थे और अभी तक उस आखिरी तक करते रहे, तो शायद मुक्ति बोध ने जो कहते थे कि तल छट के आदमी बने रहना, अपने अपने बेटे को पत्र में लिखा था उन्होंने, मुक्ति बोध जी ने, कि तुम तलछट के आदमी बने रहना, मनुष्य बने रहना। क्योंकि जो रियल डी क्लास होता है, जिसको हम सिद्धांत की से हट के जीवन के मर्म में जाके डी क्लास होना होता है, वो नवीन सागर जी जीवन भर वैसे प्रयोग करते रहे। कभी कभी मुझे लगता है कि उनमें वो संवेदना इसीलिए भी आई है कि जहां वो अपने को बिल्कुल पूरा का पूरा खर्च कर देते थे, जो भी वो हैं, चाहे वो पैसे से हों, चाहे अपनी आत्मा से हों, करुणा से हों, प्रेम से हों, उनमें कहीं लाग लपेट नहीं रही थी। वो अविश्वसनीयता सबको लगता था। मतलब संजय चतुर्वेदी जी ने एक बहुत सुंदर उनके बारे में लाइन लिखी थी कि वो इतने मौलिक थे कि अराजक लगते थे लोगों को। तो वो जो उनकी अराजकता थी, वो उनके मनुष्य होने की एक एक प्रयोग था। वो उस गांधी के सत्य के प्रयोग की तरह वो उस बे उतने ही अनिश्चय में जीना चाहते थे जिसमें निम्न मध्य वर्ग का, सर्वहारा का हर आदमी रोज जीता है। इसलिए उन्होंने कभी भी अपने को सुरक्षित नहीं उस रूप में समझा, दुनियावी रूप में नहीं रखा। तो जो जैसे जोशना जी ने, जो राजुल्ला जी जो उनका संस्मरण पढ़ा कि कभी कभी तो 3-4 तारीख तक पूरी तनख्वाह उनकी लुट वो बांट देते थे बागों में, और फिर पूरा महीना उधारी पे चलता था। इधर उधर उसमें परेशानी, उसमें कितनी एक एक तरह से अपनी गरिमा से नीचे उतर के भी वो इस सब को सहते थे। लेकिन उनके अंदर कभी ये भाव नहीं आया कि हमें इस वेतन को पूरे महीने इस तरह से चलाना है। वो कहते थे जिसको आवश्यकता है पैसा उसी का है, पैसा उसका नहीं है जिसके पास पैसा है। और ये इसमें
वो तो मनुष्य ही थे अंततः। इसमें उन्होंने अपने बच्चों में, परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, उन्होंने घोर उपेक्षा भी देखी है। लेकिन कमाल यहाँ नहीं है कि वो उपेक्षा उनके उस असमर्थता के कारण कि वो अपने परिवार की कुछ आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति नहीं कर सकते थे, ये बहुत सामान्य सी बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि छाया भाभी ने इतने अभाव में ऐसे समर्पण से, ऐसे प्यार से उनका दोनों का जीवन चला। वो कैसे हुआ मेरे लिए? वो तो बात वहां है कि कोई अभाव में और इस तरह से इतने आत्मीय तरीके से। कई बार ऐसा हुआ कि हाँ, नवीन भैया के साथ हैं और कुछ मित्र हैं और कुछ बातें हो रही हैं, पीना भी हो रहा है, और अंत में रात इतनी हो गई है कि सारे होटल बंद हो गए। तो वो 12 बजे रात को भी दोस्तों को ले आके हम लोग 8-8, 10-10 लोग चले आ रहे, घर चलो चलो घर चलो। अब वहाँ दरवाजा खटखटाते हैं और भाभी आंखें मलती हुई आ जाती हैं, और नवीन भैया कहते हैं, अरे छाया, वो क्या है, हम लोग बात करते रहे, वो दुकानें बंद हो गई, कुछ खाना खाएंगे। तो भाभी बिना कुछ चेहरे पर कभी भी, मतलब एक बार ने, पूरे 10 वर्षों में मैंने कभी ऐसे अवसरों पर उनके चेहरे पर हल्की सी भी मलिनता नहीं देखी, अनमनस्कता नहीं देखी। वो आंखें मती हुई बस किचन में जाती, और जो भी आलू हो, जो प्याज हो, जो नवीन भैया सब्जी काटने लगती है, वो आटा गूंथने लगती, और 8-10 लोगों के लिए उस समय उसी आत्मीय भाव से। ये कैसे संभव हुआ? बच्चे इतने अभाव में रहे लेकिन वो इतने मित्रवत कैसे बने रहे? मुझे वो आज भी बेचैन करती है, जब उनके अंतिम समय में संस्कार के बाद दूसरे दिन हम लोग अस्थियां, जो फूल चुनने के लिए शमशान गए हुए थे, और हम लोग अब उसमें चुन ही रहे थे, तो उनके बड़ा बेटा अनिरुद्ध, जिसको हम लोग प्यार से पांडु कहते हैं, वो एकदम दहाड़ मार के ऐसी उसकी ट्रेन निकली, यार पापा ये इतनी जल्दी भी क्या थी। अब मैं, ये देखो कि पापा उनके लिए यार ही थे। वो ऐसे यारबास आदमी थे कि सारे बच्चों के लिए, सभी मित्रों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए यार ही थे। तो ये मर्म कहाँ से आता है? ये तो ऐसा मर्म है कि जिसको जी के ही पाया जा सकता है। वो किसी किसी पुस्तक से या ज्ञान से वो मिलना मुश्किल है। और तो नवीन जी ने ऐसा ही जीवन जिया। वो चाहते थे, अगर कैरियर की दृष्टि से देखो, तो वो बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट बन सकते थे, उस जमाने के एमटेक थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने चिरगांव के लिए, जहां उनके दोस्त रहते थे, उसके लिए कोई भी ऐसा मतलब कैरियर नहीं चुना। वो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास रहते थे। अंत में वो ग्रंथ एकेडमी में आए, तो उन्होंने उसी तरह से वो अपने दोस्तों का संसार बसाया। ये अलग बात है कि वो कितने समझे गए, कितने नहीं समझे गए, कि क्या थे कि नहीं थे, इनके पाठ होते हैं, होते रहेंगे। लेकिन जिससे भी वो एक बार मिले, वो अपने एकांत में उनको शिद्दत से याद तो करता है। वो कभी, उनके पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, ना जीवन की किसी पदार्थमयता को लेके, ना साहित्य में कोई मुकाम हासिल करने को लेके। हाँ, एक बात जरूर है कि वो आर पार होते थे हर भाव से, हर व्यक्ति से। उनमें एक क्षमता थी, एक नैसर्गिक भी क्षमता थी उनमें, कि अगर दुख हुआ है तो वो दुख को पूरा जिएंगे, अगर उदासी आई है तो उसको भरपूर जिएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में उसको कट करके किसी दूसरे भाव में चले जाएं। तो ये जो उनको पूरा जीना था, जिस जिस भी रचनाकार को पढ़ते थे तो जैसे उसी में रमे रहते थे, जब तक कि वो उसके आर पार नहीं हो जाते थे। कुछ कुछ फर्नांडो पेशवा की तरह उनमें उनका पाठक भी था। फर्नांडो पेशवा साहब ने बहुत सारे कवियों की आत्मा से
अलग दृष्टि से उन्होंने कविताएं लिखी, तो नवीन सागर जी ने भी एक पाठक पेशवा की तरह अलग अलग रूप में पूरा का पूरा उन सारे मास्टर्स को आत्मसात करते थे। मैंने मेरे कई बार के अनुभव हैं कि जब वो अपने कमरे में बैठे पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थनारत है, बिना कोई पैर की आवाज किए मैं वापस आ जाता था। मैंने उनको कई बार रचना पढ़ते हुए उनके रोंगटे खड़े हुए देखे। शब्दों से ऐसा रिश्ता बहुत ही जीवन, बहुत बड़े भाषा तब से आता है। वो उसको उसको उस, मुझे इस बात की का संतोष है कि मैं उसको अनुभव कर सका कि ये कितना बड़ा लेखक है, उससे बड़ा पाठक भी है। मैंने दूसरी की रचनाओं को प्यार करने वाला, साहित्यकारों को प्यार करने वाला ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में फिर दूसरा नहीं है। अपने को बिल्कुल लुटा के खर्च कर देना और उसका एक भी उसकी छाया या वो एक उसकी रेख कभी नहीं उनकी उस पे आई। लेकिन ऐसा नहीं था वो सिर्फ प्रेम ही करते थे। अगर उन्हें कहीं भी कुछ ऐसा अहम दिखा, कुछ ऐसा सामंती भाव दिखा, कुछ बदतमीज दिखी, तो फिर वे शुद्ध सगरियाई में अपनी कमीज की बाहें में जो फोल्ड मारते थे और अच्छे अच्छों की झकड़ उतार देते थे। राजकुमार केसवानी जी के शब्दों में कहें तो दुचली बना देते थे। तर्क बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, लेकिन मर्म बहुत कम लोगों के पास होते हैं। नवीन जी के पास तर्क शक्ति भी थी और मर्म के साथ थी, इसलिए वो किसी की भी झकड़ उतारने में जब तुल जाएं तो फिर भगवान ही उसकी रक्षा करता था। और ऐसा नहीं कि फिर उसका उनको अहम हो, फिर उनका गहरा अपराध बोध होता था अपने एकांत में। मैंने देखा है कोई नहीं जान पाया कि उनकी इस व्यवहार से जो उनके स्वभाव का हिस्सा थी वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे, लेकिन वो कितने गहरे अपराध बोध में जाते थे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितने लोगों को उन्होंने एक तरफा जीवन भर इज्जत दी, प्यार दिया। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु के बाद भी कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि वह शख्स आपको कितना प्यार करता था, कितनी इज्जत बख्शता था अपने एकांत में। अगर मैंने भी कभी किसी के प्रति उनके साथ घटे को लेकर कुछ कहा तो वो तिरछे होकर देखते थे, नहीं राम कुमार, तुम्हारे अंदर गलत बात है। तो ऐसे आदमी के साथ रहना, जैसे शब्द से कैसे रिश्ता होता है, वो उन लेखकों में नहीं थे जिनके लिए अपनी प्रवृत्ति, अपना कैरियर, अपना जीवन व्यवहार एक दिशा में चलता रहता और रचना कर्म दूसरी साथ साथ कुछ दूरी पर चलता रहता है। और कभी भी उनमें वो प्रवृत्ति से या अपने उससे पार वो कभी उनमें कोई परिष्कार नहीं आता है लेखक बनने का। वे अपने उसी एड़ में रहते हैं। लेकिन नवीन जी तो शब्द के साथ इस तरह उनका रिश्ता था कि वो, मैंने शुरू के वर्ष जो उनके बहुत उल्लास से भरे थे, बहुत रागमयी, बहुत मस्त मौला। श्यामला हिल्स रात को 11 बजे कव्वाली गाते हुए उतर रहे हैं, हैं? और बात के धीरे 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 वो गहरी उदासी में चलते चले गए। अपने को अकेला, चौकी पड़ी रहती थी उनके प्रोफेसर कॉलोनी वाले घर में दो, एक पर वो लेटे रहते थे और जब मैं जाता था दूसरे पर मैं लेटा रहता। कैसा उनके जीवन के इनके सारे जो रूप हमने उस 10 वर्ष में उस ग्राफ को देखा। धीरे धीरे उनके उदास और हो जाने को देखा। सब चीजों के लिए करुणा, सबके प्रति करुणा और प्रेम, लेकिन वो उदासी के वो दिनों में भी तो एक ऐसा अनुभव बना जीवन का, एक जिसको सौभाग्य से कमतर
कभी नहीं कहा जा सकता है। एक दिन उनके तीसरे संग्रह में है वो कविता, जो उसमें कि एक दिन बड़े एकदम आंख हृदय भरा उनका जैसे फट पड़ेगा। बोले, राम कुमार, एक उम्र के बाद मैला बच्चे का माँ भी नहीं धोती है, लेकिन ये जो मेहतरानी है, ये औरत, ये मन उस समय की जब वर्जनाएं थी, ये जब अ, अ, मैला सिर पर ढोया जाता था, और तब वो बोले, लेकिन एक औरत मेरे जीवन भर अगर मैला किसी का धोती है तो वो माँ से बड़ी है। तो उन्होंने वो कविता लिखी, मेरा मैला धोती, मेरे न ये कभी मेरे घर आई न इसके बच्चे, मेरा मैला धोती आखिर ये औरत कौन है हमारी। तो ये जो इस इंटेंसिटी से उनके लिए जो मन, जो प्रेम की जो इंटेंसिटी थी, जहां वो प्रतिध्वनि में माँ से बड़ी माँ की तरह वो मेहतरान उनको लगी, और उनका हृदय भर के फटा जा रहा। ऐसे ऐसे फिर तो उनका शब्द से और रचना से जो रिश्ता था उनके मनुष्य होने का, वो ये था। वो कोई एक 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 डिवाइस या एक अभ्यस्ती या उनके लिए कोई जैसे विषय ही अपने आप में कविता हो जाए, वो नहीं था कि, है ना, वो बहुत गहरे मन से जो देखते थे, उससे गुजरते थे, और उससे पार होके फिर जो उन्हें शब्द मिलते थे उनको रचते थे। अभी तो उनकी कहानियों का, कविताओं का बहुत मूल्यांकन है। अभी तो जब भी उनकी कविताएं पढ़ने बैठता हूँ तो असहज हो जाता हूँ, अपने को कमतर पाता हूँ, क्योंकि वो उन कविताओं का साक्षात्कार करना, जैसे वो जितना बाहर देखते थे उतना अंदर भी देखते थे, उसको जांचते परखते थे अपने को। उनके लिए मतलब ये नहीं था कि कोई चीज बाहर बाहर होके ही निकल रही, वो बार बार अपने को कसते थे उस कसौटी पे, अपने आत्म की, अपने आत्मालोचन करते थे, और फिर अपने को धिक्कारते भी थे। उनकी कहानियों में आप देखें कैसे साहित्यिक, कैसे पारिवारिक, कैसे व्यक्तिपरक, किस तरह की पूरी जो दर्ज किया है उन्होंने, एक एक पूरी लम्हान में समय के, जितने में वो हैं थे उतने नहीं। एक लेखक तो हर युग में जीता है और आग भविष्य में भी जीता है, तो उनमें वो सारे संकट जो थे, जैसे उनकी कहानी वो आईना है या झील किसी की, है ना, शक्ल किसी की। अब उसमें आप देखिए कि आज से 35 साल पहले करीब करीब उन्होंने वो कहानी लिखी थी, और आज हम देख रहे हैं कि इन 3 दशक में सेना के ट्रक इस पूरी धरती पर चले आ रहे हैं और दिखने लगे हैं लोगों। लेकिन जब लोगों को नहीं दिखते थे, तब उनको इस सभ्यता में छिपे इस सैनिक थे को वो देख रहे थे कि ये जो ये गांधी के की दृष्टि ही उनने पाई थी वो देखने की, कि ये राक्षसी सभ्यता है, एक दिन ये हिंसक होगी ही होगी, इसका सैनिकीकरण होगा ही होगा। वो एक सामान्य से सतही पक्ष विपक्ष की बहस में उनकी सोच कभी नहीं रही। उसको कभी कभी वो मजा लेने के लिए तो बोल देते थे उनमें, क्योंकि एक खिलंदड़ापन भी था, एक विनोदी स्वभाव भी था, लेकिन उनका जो उनकी सोच का जो आत्म के गहरे तल है, उसमें भी सभ्यता को दे रहे। सामाजिक स्तर पर देखें आप तो पत्थर कहानी है। खरिया जी कितने प्यारे भारतीय इंसान थे, जिनको जिनको मनुष्यों से मिलना, बतियाना, सभाएं उनके यहाँ, झाड़ू लगाना, पानी कड़े में ठंडा रखना, दरी बिछाना, लोग खेलें जुड़े, उस उन जैसे सच्चे सरल सहज से व्यक्ति को एक जब पत्थर लग जाता है, और सब लोग हतप्रभ हैं कि पत्थर किसने कहाँ से आया। तलाशी होती है, धीरे धीरे फिर उनको पत्थर लगते हैं, और देखते हैं कि ये उनका मित्र कहता, मेरे छत पर भी पत्थर रखे।
तो कब इस हमारी जो जीवन की जो एक एक हमारी जो जीवन पद्धति है, जो हमारे अंतःकरण से भी आती है और हमारे बाह्य में है, इससे हम धीरे धीरे कैसे कमतर मनुष्य हो जाते हैं कि दोस्त के घर पर भी पत्थर मिलते हैं। और आप देखिए कि बाद में वो पत्थर सामने सामने घल रहे हैं। कोई भी पत्थर, और जो पत्थर निशाने पे लग जाता है किसी सिर पे तो वो खुश होता है। तो ये जो सभ्यता कहाँ आके इसको कोलैप्स होना था, इसको कितनी शिद्दत से दर्ज कर रहे थे नवीन सागर। इसलिए उनकी जो पीड़ा थी, उनकी जो टूटन थी, उनका जो अवसाद था, उनके साथ जो उदासी थी, ये कोई इतनी निजी नहीं थी। ये भूल अक्सर होती है कि मनुष्य ये स्वाभाविक है कि मनुष्य की जो उदासी है वो उसकी अपनी निजी है। नहीं, इस उदासी की एक सामूहिकता थी जिसकी वो एक इकाई होते थे उस समय। तो एक तरफ तो उनमें मुक्तिबोध जी जैसा नैतिक आवेग था, वैसे ही वो रिएक्ट करते थे, चाहे अपनी राजनीति के दिनों में और या समाज में। और दूसरी तरफ उनके पास चेखव की उदासी थी, ऐसी मानवीय उदासी जब आदमी हर तरह से, तब वो ही मनुष्य की उस जड़ता को तोड़ती है। जब वो निरुपाय हो जाए, वही उदासी ही उसको तोड़ सकती है। तो उस इसलिए नवीन सागर के जो 10 वर्ष का ग्राफ मैं जब देखता हूँ, उसमें कितना कुछ घटता चला जाता है। मैं उनकी एक कहानी जैसे मोर है, सभी सभी उससे वाकिफ हैं। अब आप वो कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे बार बार रविन्द्रनाथ गुरुदेव की, टैगोर साहब की याद आती कि अपने मृत्यु के अंतिम समय में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके पास गए, तो उन्होंने जो कहा था वो मुझे इस कहानी में सुनाई देता है कि अंग्रेज मेरा क्या लूट के ले जा रहे हैं, मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ हमारी युवाओं में कि मैं कैसी आत्मस्मृति, आत्महीनता, ऐसा कुछ था। तो वो इसी क्यों, जब एक पश्चिमी सभ्यता आती है, यहाँ भी गांधी जी समानांतर नवीन सागर के साथ रहे थे। एक जिसको राक्षसी सभ्यता कहा था गांधी जी ने, उसका एक सिपाही आता है और इस देश की या इस महाद्वीप की भी उसको समय कह सकते हैं आप, जो जो एक देशी अंतथा होता है अपनी आज की सीमाओं को से अगर हम परे जाके देखें, तो उसको एक एक ऐसा मोर जो देव स्थान पर इंद्रासन से आया था, जो ऐसे मूल्य थे जिससे भारतीय मनुष्य की उत्सवधर्मिता, उसका राग, उसका मन मयूर नाचता था। और वो ईश्वर का दिया था, ऐसा उनका था कि देवत्व का दिया है, वो तो अजर अमर है, वो तो मर ही नहीं सकता है। लेकिन एक सिपाही आता है अंग्रेज और वो अपनी भड़तल से उसे मार देता है। ये जो टैगोर साहब का जो था कि हमारा युवा कैसा आत्मविस्मृत है, किसी को भी इस मोर के मरने का दुख नहीं है। लेकिन फुल्ले काची नवीन जी की सबसे बड़ी विशेषता है और उनका कमाया हुआ है वो, कि वो नियत का शिकार नहीं होते हैं कि भाई समय ऐसा आ गया, अब हम क्या करें। और हम धीरे 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 समझौता करते हुए, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम पत्थर मारने लगे। नवीन जी नियति से, समय से, काल गति से टकराते हैं, अपने जीवन में भी और अपनी रचनाओं में भी। हुल्ले काछी आता है, वो जानता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ये जग चाहे मान, लेकिन वो विरोध करता है। तो वही विरोध अंततः मनुष्य के पास होता है, समाज के पास होता है, जिसे कोई नहीं जानता उस समय। तो औपनिवेशिक काल का कीमत जो देश चुका रहा है,
उसके उसके पूरे मन को, उसके सारे संबंधों को, उसके मूल्यों को, उसकी जीवन पद्धति को, जो एक भरतल बंदूक से मारने का दुख है, वो किसी को नहीं, बल्कि सब उस सिपाही को बचाने में लगे। ढेर सारे विमर्श हैं, अगर उनकी स्रोतों पे बात करो तो वो सिपाही के पक्ष में खड़े होते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हुल्ले काछी है, उसकी संगनी है, और अज्ञात से वो भविष्य आएगा जो कहेगा कि मैं उसी हुल्ले काछी का, उसी भारत के एक उसी प्यारे नागरिक का, जो कभी भी उस उस दौड़, लूट खसूट की दौड़ में, सो कॉल्ड कैरियर की उसमें नहीं पड़ा, और अपनी धरती से प्यार करता है, अपनी जमीन से, अपने मूल्यों से, अपने उससे, अपनी मोर को प्यार करता है और उसका विरोध करता है। तो नवीन जी की कहानियों में एक, चाहे वो निजी रिश्तों का हो, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हर तरह से वो दर्ज कर रहे थे, और इतने व्यापक रूप में दर्ज कर रहे थे कि जब हम उनकी, कभी कभी मुझे हंसी आती है कि कोई कहता है कि उसमें विषय की कमी। अरे कितनी समय की सम्मान है, कितनी संवेदना की गहराई है, अभिव्यक्ति का क्या कौशल है। तो हम कभी कभी लगता है कि अपने मास्टरों को प्यार करना भूल ही गए हैं, वो आत्मविस्मृति में ही चला गया है कि हम ठीक ठीक वहां भी हम उसी तरह के जो हम बाहर जीते हैं, उसी कैरियर की, उसी आपाधापी को हम अपने साहित्य में के दृश्य में भी जीते देख रहे हैं। एक उनकी कहानी है घर, जो मुझे आधुनिक कला जिसको कहा जाता है, उस पर एक इतनी भीषण टिप्पणी, जिस मूल्यहीन जो कला सिर्फ रूपाकार बन के रह गई है, उस पर एक व्यक्ति, उसका एक उम्र के बाद कोई घर नहीं रहता, जो अपने घर में जाता है तो उसकी कोई आवाज नहीं पहचानता, हर कोई पूछता है कौन, और ये बात उसे व्यथित करती है कि मेरे घर में कोई मेरी आवाज नहीं पहचानता। ये कैसा दुख है, ये उन उन दुखों से परे है जिसमें कि भाई ठीक है, हम देखभाल कर रहे, अस्पताल, खाने का इंतजाम, फलाना इंतजाम, ठिकाना, इससे अलग अंततः मनुष्य हर समय अपनी एक पहचान चाहता है। और जब वो अपनी बेटी के यहाँ जाता है, जिसका पति एक पेंटर है, तो वो असहज हो जाता है, उसको उनकी उपस्थिति अपनी कला के लिए, अपनी पेंटिंग के लिए एक व्यवधान की तरह महसूस होती है। वो अपने कमरे में सो रहे हैं तो उनको उनकी उस पेंटर को, आज के आधुनिक कलाकार को, वो सांसें सोने नहीं देती हैं। वो उस पूरा डिस्टर्ब है इस बात से लेके का ये कौन सी बला घर में आ गए। कभी मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था सीनियर जोगेंद्र पाल जी का, तो उन्होंने कहा था कि हम में सहने की शक्ति चुक गई है। उनकी माँ भी अंतिम समय में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी। विस्थापन के बाद उनका छोटा सा घर था 2 कमरे का, तो बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते थे, तब उनका एक वाक्य था कि हम में सहने की शक्ति कम हो। वही जो मुक्ति वो जी कहते हैं ना, अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त हो गया, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। हम सोच रहे हम नहीं, अपना एकांत, मेरा नया कमरा, मेरा नए मतलब, ये सब हमारे लिए हो। वहां जब वो अपनी बेटी के और अपने दामाद के बीच में उस तनाव को देखता है अपने होने का, चला जाता है चुपचाप। बेटी परेशान है, और ये जो आज की कला का कलाकार है, पेंटर है, ये अपने कैनवस पे लौटता है, इसको वो शांत, वो शांति, वो एकांत मिल जाता है, और वो अपने खिड़की से देखता है तो एक व्यक्ति बेंच पे है, उसका उसको पेंट करता है, और फिर इतना खुश हो जाता है कि जो मैं चाह रहा था वो मैंने आज बना दिया। जब लड़की देखती है
और वो उसी खिड़की को देख के फिर अब दौड़ती है उस ओर, बोले अरे ये तो मेरे पिताजी। तो एक तरफ पीठ से भी अपने पिता को पहचानने का जहाँ रिश्ता है, तो दूसरी ओर हर मनुष्य को सहना कितना मुश्किल है। ये कलाएं कितनी मूल्यहीन, सिर्फ प्रदर्शन में, चाहे वो साहित्य हो जो सिर्फ प्रदर्शन का है, तो कलाएं हैं वो सिर्फ प्रदर्शन की हैं, उनमें जीवन का वो तत्व नहीं। ये मैंने सीखने की कोशिश की नवीन जी के साथ, उनकी रचनाओं से और उनके जीवन से। कहने के लिए तो बहुत सारा है, जैसे उनकी एक एक पक्ष है उनकी कहानियों का, जिसमें आप 30 मार्खा ले लो, अंधेरा प्रहसन ले लो, या पैसा पैसा कविता ले लो। तो इस अभाव में, इन बच्चों की आवश्यकताओं में घिरे व्यक्ति का एक तमाम जीने की जिद के साथ साथ एक ऐसा हाहाकार भी उसको साथ साथ सुनना पड़ता है, अनुभव भोगना पड़ता है, जिसके लिए वो बार बार विचलित होता है, बार बार प्रयास करता है कि मैं इस सब चीजों को की पूर्ति कर सकूं। जैसे अंधेरा प्रहसन की कहानी है, तो वो बुलाते हैं तो बिटिया एक पलस्तर, गिरे हुए पलस्तर की दीवार को देख रही है, और पड़ोसी के यहाँ से टीवी की आवाज आ रही है, और वो कहती है अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं टीवी देख रही हूँ। उस आवाज को सुन रही है, वो टीवी देख रही है। ऐसी मध्य निम्न मध्य सर्वहारा के ऐसे बच्चों की मतलब कहाँ वो खड़े होते हैं, वो शब्द की उस सतहों पे नहीं होते हैं जहाँ ये सारे गेम चलते रहते हैं महाता के और फलाने के ठिकाने के। वो उस मर्म में जाके खड़े होते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं अब मुझे पैसा चाहिए। फिर एक वाक्य आता है उसमें, इसके लिए आपको किसी को मारना होगा। बोले हाँ मैं कुछ भी कर दूंगा, किसी को भी मार दूंगा। एक दिन एक आदमी उनका दरवाजा खटखटाता है और वो लिफाफा देता है कि तुमको चुना गया है, तुम्हें इस व्यक्ति की हत्या करना है और तुमको उसके एवज में अच्छी खासी राशि मिलेगी। हाँ मैं कर दूंगा। अब वो तकिया के नीचे उस लिफाफे में रखी उस इसको मारना है उस व्यक्ति की तस्वीर को रख देता है। फिर घर में और कुछ सामान है नहीं है मारने का, तो सब्जी काटने की चाकू को रखता है कि मैं इसी से मार दूंगा। फिर पत्नी सोती है, वो बैठा है कि पत्नी सोए फिर मैं देखूं। तो अंत में वो संवाद चलता है कि अगर तुम किसी को मार दोगे तो अपने साथ फिर हत्या रहने लगेगी। तो दरअसल जो हत्या का मामला है, वो यहाँ किस तरह से आत्महत्या का मामला होता है। सारी हिंसा जो हम करते हैं वो हमारी आत्महत्या ही होती है, टुकड़े टुकड़े में मरते हैं, और अंत में हम वही बन जाते हैं जो समय हमें बनाता है, परिस्थिति हमें बनाती है। हमारा पितरोध वो पितरोध है ही नहीं है, जो पितरोध नुमा है ना। जैसे कई कई रचनाएं रचना नुमाएं होती है ना, कविता नुमा होती है, कविता नहीं होती। मनुष्य मनुष्य नुमा होता है, मनुष्य नहीं होता है। तो वहां जब वो बाद में फोटो देखता है तो बोले अरे ये तो मेरी ही फोटो है। तो ये तो मतलब ये केस हत्या का नहीं आत्महत्या का है। तो आप सोचो कि जो लोग किसी भी कीमत पर कुछ पा रहे हैं, वो अंततः आत्महत्या करते जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं। ये बेआवाज जो आत्म की हत्या हो रही है, इसको इस शिद्दत से, इस डिवाइस से, एक कहानी की शर्तों पर, मतलब अविश्वसनीय। तो मित्रों बहुत सारा है बताने को और थोड़ा कठिन भी है, इसलिए आप मुझे सुना। मेरा अनगढ़ जो भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया राम कुमार जी, इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए और नवीन सागर जी को उस गहराई में जाकर समझने के लिए जिसकी आपसे अपेक्षा भी हम सभी की थी, और आपने उस हिसाब से उन्हें समझा और
उनके व्यक्तित्व के कितने आयाम रहे, तहों के भीतर कितनी तहें रही, उन सब में से कुछ एक को आज हमारे साथ साझा करने के लिए मित्रों, कथादेश का यह विशेषांक नवीन सागर जी पर नवंबर 2007 में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक राम कुमार जी रहे। तो इस विशेषांक के संपादन से जुड़े कुछ अनुभव भी बतलाएं, क्योंकि उस समय आपने कई रचनाकारों से आलेख लिखवाए और मैं जानता हूं कुछ एक को आपने नवीन सागर जी की किताबें भी भेजी। कई लोग उस दुविधा में, उस अंतर्द्वंद में भी आपसे अपनी बात साझा की कि कैसे वे अब तक एक बड़े कवि को, एक बड़े कहानीकार को नहीं जान रहे थे। तो उन अनुभवों को के बारे में भी कुछ बतलाएं। आज इस अंक के कुछ लेखक हमारे साथ नहीं भी हैं, मसलन विष्णु खरे। तो इस विशेषांक से जुड़े कुछ अनुभव बताएं राम कुमार जी। जी जी, हाँ, एक सारनाथ में कथा को लेके एक कार्यक्रम होता था, प्रियंबत जी कराते थे। उसमें मुझे भी निमंत्रण था, मैं उसमें गया हुआ था। वहाँ 20 वर्ष के 20 कहानियों पर एक नामवर जी ने सूची देवेंद्र जी को बनाने को दी थी। और जब वो सूची पढ़ी गई वहां, तो मैंने बाहर निकलते हुए कहा, ये बेईमान दृश्य है। इसमें अगर नवीन सागर जैसे कहानीकार नहीं है 20 वर्षों में, तो ये बहुत ही प्रायोजित है। तो ये बात हरिनारायण जी ने सुन ली, कथा देश के संपादक। तो वो मेरे पास आए और बोले, यार मैं कुछ सामग्री नवीन जी पर कथा देश में देना चाहता हूँ, और अगर आप कुछ सामग्री जुटा दें तो मैं आप ये दायित्व संभाल लीजिए। तो मैंने कहा, नवीन सागर जी कुछ पृष्ठों में नहीं आएंगे, है ना। हमको, लोग बागों को नहीं पता, लेकिन उनके लिए एक पूरा का पूरा अंक चाहिए। तो बोले, हाँ, जितनी आप सामग्री देंगे वो हम सब प्रकाशित करेंगे। फिर एक वर्ष इसी तरह बीत गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये आदमी किसी के लिए लाभप्रद नहीं है, नवीन सागर। इसके इनके अंक को कोई क्यों निकाले, और हो सकता है कि कुछ ना निकालने के लिए भी दबाव पड़े, क्योंकि नवीन जी का जो समय है वो एक ऐसे प्रदर्शन का भी समय था साहित्य में। इतनी प्रायोजित चर्चाओं का और प्रायोजित चुप्पियों का दौर था कि सब कुछ हो सकता था। तो मेरे अंदर संशय था। एक वर्ष बाद फिर हरिनारायण जी ने कहा कि यार आपने उसमें कुछ किया नहीं। तो मैंने कि एक बात बताओ, निकालोगे? बोले हाँ। मैंने कि दबाव पड़ेगा तब भी निकालोगे? बोले हाँ, एक सीमा तक ही में हम दबाव सहते हैं, इसके बाद नहीं। तो फिर की भूमिका बनी इसमें, ज्योत्सना जी ने, संपा जी ने, आलोक पुतुल जी ने और सहयोग किया सामग्री जुटाने में। मेरी इच्छा थी कि विष्णु खरे जी इसमें कविताओं पर लिखें, और प्रभात त्रिपाठी जी, साय साहब जी के अलावा। तो प्रभात दा बोले, मैंने तो पढ़ा नहीं है। मैंने कि मैं तीनों संग्रह आपको भेजता हूँ। विष्णु जी को भी बोले, मैंने नवीन को पढ़ा नहीं है। मैंने उनको भी तीनों संग्रह भेजे। और जब विष्णु जी का
लिखने के बाद एक दिन फोन आया और वो फूट फूट के रोने। करीब 40 मिनट तक पूछते रहे, नवीन की पत्नी कैसी हैं, बच्चे क्या हैं, क्या कर रहे हैं। तो और बोले जो नवीन के साथ कमीनगी हुई है वो लिखा है उन्होंने, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो ऐसे भी अनुभव रहे और कितना सुखद लगता है कि एक लंबी चुप्पी के बाद, सूचियों से बाहर रहने के बाद, अब जो स्वतंत्र चेता नई पीढ़ी आई है, ये ढूंढ ढूंढ के फेसबुक में जाइए, आप देखिए नवीन की कविताओं पर, नवीन सागर की कहानियों पर, उनके बारे में जानना चाहती। अभी राहुल सिंह झारखंड से जो युवा आलोचक हैं, उन्होंने भी एक उनकी पुस्तक आ रही राजकमल से, उन्होंने नवीन जी की कहानियों पर एक लेख लिखा, भेजा मुझे, अभी वो किताब नहीं आई। बहुत सारे युवा कवि उनको बड़ी गहराई से याद करते हैं, और ऐसे पाठक भी मुझे मिले जो कब उनकी कौन सी कहानी छपी थी उनको याद थी, और वो इस आके से बहुत खुश हुए और सभी ने दिल खोल कर लिखा। पहले तो ये लग रहा था कि सामग्री क्या क्या होगी, लेकिन फिर लगा कि क्या क्या छापें क्या ना छापें। एक उसमें कुछ महत्वपूर्ण लेख भी छूटे, लेकिन लोग बागों ने ये भी कहा, ये भी एक सच है कि एक बड़े लेखकों ने भी, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि एक अपनी मर्यादा होती है, बोले यार ये नवीन सागर कौन है लेखक जो जिनको पर इतने बड़े बड़े लोग लिख रहे हैं। तो बहुत सारा चलता रहा, लेकिन समय की छन्नी में सब छनता है, छना छनेगा तो जो है वो बचेगा। तो मुझे इस बात का बड़ा गहरा संतोष हुआ, उदय प्रकाश जी ने भी इस अंक के बाद कहा कि बहुत सुंदर और बहुत चर्चित अंक है राम कुमार ये। तो उन्होंने भी बहुत सुंदर का संस्मरण लिखा उन पर, भारत भवन के समय से याद करते हुए। तो सभी ने लिखा, और क्योंकि अंक की सीमा थी तो कुछ लोग छूटे भी, लेकिन ये वो अंक एक भरा पूरा उनके सारे आयामों को जितना संभव हो सकता है एक अंक में प्रकाशित करने में मुझे लगा कि सफल हुआ। और मुझे क्या पूरे हिंदी के दृश्य में जो एक कृतज्ञता का भाव हुआ, उसमें मैं समेत सभी लोग उससे उभरे भी, है ना। उन उन सूचियों को भी थोड़ी सी शर्म महसूस हुई जिनमें एक तयशुदा नाम रहते हैं, और उन नामों की भी एक दो कहानियों की ही चर्चा होती है। मतलब कैसी विपन्नता है कि बड़े बड़े कहानीकारों की या कवियों की दो चार कविताएं आती हैं, वही सब लोग उस पर कोट करते रहते हैं। समग्र में पढ़ के कोई नया निकालने का बहुत कम ये रचनात्मक एक पुरुषार्थ है। तो लोग बागों में आज आज उनको बहुत बहुत सारे युवा पढ़ रहे हैं, जो सच्चे पाठक हैं वो ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे हैं। कितने लोगों को तो हमने उनकी कहानियां जहां भी मिली फोटो कॉपी करा के जो रंग से वो भिजवाई। तो ये सुखद अनुभव है, और एक 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 अंत था, वह विश्वास दिलाता है कि नहीं, जो बचेगा वो बचेगा। तो धन्यवाद। बहुत सारे अनुभव हैं उस अंक को ले, और नवीन जी को लेके भी। और मैं कितना, मतलब मुझे लग रहा है कुछ में वो थोड़ा सा अंदर से बहुत मुश्किल भी हो रहा है, मतलब बातचीत करना, क्योंकि वो इतने कटपिट भाव आ रहे, छवियां आ रही उनके उनके साथ बिताया हुआ जीवन आया। लेकिन एक बात मैं अंततः कहूं कि वो अपने अंतिम समय जो उनका कहा जाए उससे बहुत पहले वो सारे द्वेष से, ईर्ष्या से, महत्वाकांक्षाओं से एक 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 सच्चे संत की तरह मुक्त हो चुके थे, जिन्होंने जिन्होंने जिनसे उनके सीधे मतभेद हुए। जैसे उनके स्वभाव में था कि वो बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बार भोपाल में उनके कुछ मनभेद हुए, मनमुटाव हुआ, बातचीत हुई तीखी, वो आहत होते थे, वे उसको बाईपास नहीं करते थे। ये अलग बात है कि उनके हृदय के लिए शारीरिक रूप से बाईपास की जरूरत थी, तो उन्होंने लगातार बहाने बना के टाली।
लेकिन उन्होंने वो सीधे गुजरे हर भाव से, हर स्थिति से, हर अनुभूति से, जो उनको लगा वो उन्होंने कहा। तो उसमें बहुत सारे लोगों को जो कहना था वो पूरे जीवन भर हो सकता है टीचता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सभी के प्रति इतने प्यार से, इतने आदर से, इतने करुणा से भर गए थे। मैं अगर कभी किसी की बुराई करूं तो वो उसका तिर्यक देखना नहीं। राम कुमार आखिर वो लिख रहा है, किताबें खरीद रहा है, किताबें पढ़ रहा है, इतने दुनिया में खराब व्यापार चल रहे हैं, उनसे तो नहीं है, वो हमारा परिवार है। तब मुझे भी शर्म आती थी अपने अपराध बोध में कि हाँ, इतना उदात्त होना आएगा नहीं, धीरे धीरे आएगा। लेकिन मैं जब इसके मर्म को देख तो चुका हूँ कम से कम। इसलिए नवीन भाई के किसी के प्रति मैं बताऊं कि जो सीधे सीधे जिनसे उनकी मनभेद हुए हैं, टकराहट हुई, उन सबके प्रति इतनी निर्मलता आत्मा की अंतिम समय में, तो मुझे लगता है कि शायद शब्द का, साहित्य का मनुष्य के साथ यही परिष्कार है जो अपने समय निर्मल कर दे, करुणा से भर दे, प्रेम से भर दे। इसलिए आप देखो ना उनकी रचनाओं में कितने दोनों ध्रुव आते हैं, एक तरफ घोर उल्लास, एक तरफ घोर उदासी, और उसमें आवाजाही कितनी, कितना जीवन, कितने जीवन की, जैसे शाह साहब ने कहा था कि धज्जियां, अग्गे जी के शब्दों में, उन्होंने जिया है भरपूर, एक पूरा भरा पूरा मनुष्य, एक पूरा भरा पूरा। और मैं अब गेंसलर का भी मंच का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद राम कुमार तिवारी जी। मित्रों, इस विषयांक पर चर्चा करते हुए तिवारी जी ने कई लेखकों की बात की जिनकी यहाँ सामग्री है। मैं एक बार विधिवत यहाँ उल्लेख कर दूं। इस विशेषांक में नवीन सागर जी की जो कहानियां सम्मिलित हैं वे हैं मोर, पत्थर, घोड़ा का नाम घोड़ा, 30 मार खां, लौटा तो कहीं। और जो उन पर केंद्रित संस्मरण है वह ज्योत्सना मिलन जी का संस्मरण है, होने का धोखा, जिसे आपने आज सुना भी। राजुला शाह जी ने उसका पाठ किया। और मित्रों, यह जो संग्रह है नींद से लंबी रात, तो नींद से लंबी रात में जो आप यह आवरण चित्र देख रहे हैं, यह राजुला शाह जी का ही बनाया हुआ चित्र है। आगे जो उन पर संस्मरण है उनमें रघु ठाकुर जी का, राजकुमार केसवानी जी, रमेश दत्त दुबे जी, मंगेश डबराल जी, अशोक अग्रवाल, उदय प्रकाश जी और विष्णु नागर। और मित्रों, मंडलोई जी का भी इसमें संस्मरण है, छाया सागर जी, समता सागर जी, अनिरुद्ध उमर जी। कुछ कविताएं नवीन सागर जी की हैं और कुछ उन कवियों की कविताएं हैं जिन्होंने नवीन सागर जी पर लिखी हैं। उनमें अनिरुद्ध सागर, विनोद कुमार श्रीवास्तव, नरेंद्र जैन और स्वयं राम कुमार तिवारी जी। आपके पास अगर यह अंक हो या यह कविता आपके पास हो तिवारी जी, तो इसका पाठ भी कर सकते हैं जो आपने नवीन सागर जी पर कविता लिखी है जी। फिर कभी, अभी जी, है ना। कहानियों पर, उनकी कहानियों पर जो टिप्पणी है उनमें मुकेश वर्मा जी की और चंपा शाह जी की और कमला प्रसाद जी। और मित्रों, अभी जो यह किताब आई है नवीन सागर जी की संपूर्ण कहानियां, इसमें भी एक सुदीर्घ और सुचिंतित वक्तव्य आप पढ़ सकते हैं मुकेश वर्मा जी का। आगे उनकी कविताओं पर जो टिप्पणियां जिन लेखकों ने की है उनमें विष्णु खरे जी, रमेश चंद्र शाह जी, प्रभात त्रिपाठी जी। और पूर्व में आप एक
कड़ी में प्रयाग शुक्ल जी को सुन चुके हैं, उन्होंने भी नवीन सागर जी के चित्रों पर यहाँ अपनी बात की है। नवीन सागर जी की कुछ बाल कविताएं भी हैं, और जो पत्र हैं वह छाया सागर जी को लिखे पत्र, पत्नी को लिखे पत्र हैं। और नवीन सागर जी जिन कुछ मित्रों को पत्र लिख रहे हैं, उनमें से भी कुछ पत्र यहाँ संकलित किए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक सुचिंतित कार्य राम कुमार तिवारी जी के माध्यम से हो सका, और इस कार्य के लिए निश्चय ही जो जितनी तैयारी चाहिए थी, जितनी मेहनत चाहिए थी, जो लगाव और जो आत्मीयता चाहिए थी, वह सब तिवारी जी ने दिखलाई, और तभी यह अंक संभव हो सका। कई तरह की बातचीत तिवारी जी के माध्यम से आज हम लोग सुन पाए। साहित्य की अपनी एक राजनीति भी होती है, उसकी सीमाएं भी होती हैं, और उठापटक का एक दौर साहित्य में कहिए या तमाम कला जगत में किसी न किसी रूप में हमें दिखाई पड़ता ही है। ऐसे में नवीन सागर जी की एक कविता है, कवि मित्र से निवेदन, तो उसमें वे कई तरह का कटाक्ष करते हैं। तो जाते जाते हम नवीन सागर जी की इस कविता को सुनते चलते हैं। कवि मित्र से निवेदन। यह मित्रों, यह नींद से लंबी रात संकलन में ही यह कविता है, अंतिम से दूसरी। कविता हिकमत से नहीं आती, किस्मत से भी नहीं आती, खिदमत से तो आती ही नहीं। कविता अकल से नहीं आती, शक्ल से भी नहीं आती, नकल से तो आती ही नहीं। कविता कहने से नहीं आती, ढहने से भी नहीं आती, बहने से तो आती ही नहीं। कविता आने से नहीं आती, न आने से भी नहीं आती, माने से तो आती ही नहीं। कविता नहले से नहीं आती, दहले से भी नहीं आती, पहले से तो आती ही नहीं। तो जिस तरह से जो नवीन सागर जी का अपना एक स्वभाव है, वह भी हम यहाँ देखते हैं। और जो सबसे बड़ी बात तिवारी जी ने की कि इन सब चीजों को जानते समझते हुए भी, क्योंकि वे संगठन में भी रहे, राजनीति में भी रहे, और सामाजिक दायरा जिनका काफी विस्तृत रहा, उसके बावजूद जब वे ये कहते हैं कि भाई वह चाहे जैसी राजनीति करे, जिस तरह की सूचियां बनाए, जैसी उठापटक करे, मगर वह साहित्य से जुड़ा हुआ है, कुछ लिख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, तो वह कई कई और लोगों से तो बेहतर ही है। तो यह जो एक स्वभाव है कि सबको माफ भी कीजिए, जानते हुए भी उनकी सीमाओं को समझते हुए भी अपनी राह चलिए, यह जो औदात्य है एक कवि का, वह एक बड़ा औदात्य है। और उसके बगैर इस तरह की कविता की जो गहराई जो नवीन सागर जी प्राप्त करते हैं, वह संभव भी नहीं। राम कुमार तिवारी जी, आप आज यहाँ उपस्थित हुए, आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद। और उन तमाम मित्रों का जो आज अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कर रहे हैं, अपनी टिप्पणियों से हमें लाभान्वित कर रहे हैं, इस संवाद को सार्थक कर रहे हैं। उनमें से मैं कुछ एक के नाम ले लूं। समता सागर जी, सरोज कौशिक जी, रवि महाशब्दे, सोनम तोमर, निधि चोपड़ा, चंद्रकला त्रिपाठी, संजीव बख्शी जी, रमेश गुप्ता जी, त्रिलोक महावर जी, आशीष सिंह जी, शंपा शाह जी, छाया सागर जी, सरोज चोपड़ा जी, शैली राजपूत जी, महेश शर्मा, आलोक शुक्ला, देवांशु पाल जी, सुनील सिंह जी, शिवदयाल जी, सुशीला पुरी, अंशुमती, श्रद्धा अग्रवाल जी, अमित सिंह जी, राजेश्वरी, गगन गुप्ता जी, अजीत वैद्य, शफी अग्रवाल जी, रवि ब्रिजपुरिया जी, और भी तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी मित्रों का
शुक्रिया, शुभ रात्रि, नमस्कार।